पर यह कनेक्शन क्या था, यह केस क्लोज होने तक हमें कभी पता नहीं चल पाया। पर इस जुर्म की जड़ हमारे शेरगंज में ही थी, हमारी नाक के नीचे। और नीलम बिश्ती फिलहाल कहां थी वो भी किसी को पता था, पर वो हमें नहीं बताया जाने वाला था। रश्मि, चेतन, राधेपुर जाना है अभी कभी। क्यों? वहां क्या हो रहा है? रास्ते में सब बताता हूँ, बस चलो अभी। पापा, पापा अब तो बताओ हुआ क्या है और हम जा कहाँ रहे? अभी के लिए ये बात कम से कम हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। पहले बताएं कि बात क्या है। नीलम लौट आई है। इतना गुस्सा दीदी, इतना? कल रात लौटे हैं, पानी पीकर सो गई, अब जाके कुछ खाइए। उसे कुछ दिन यही रखो राजेंद्र, उसे ठीक होने में समय लगेगा। बाबा, मौसा जी, नीलम दीदी पूरी तरह से बदल गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है और इतनी कमजोर क्यों हो गई है दीदी? हमें भी उसने कुछ नहीं बताया। दीदी थी कहाँ पे? पूरे 11 महीने बाद लौटी है, कैसे बाबा? खुद बोलेगी, अभी उसे आराम करने देते हैं, काफी सहा है उसने। क्या सहा है? क्या बाबा? हाँ देखिए, आप दोनों पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, नहीं तो हम अभी के अभी पुलिस को फोन करते हैं। अरे पर हमें कुछ नहीं मालूम बेटा, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ उसके साथ, बस हम उसे वापस ले आए। देखो चेतन, मामला और मत उलझाओ। तुम्हारी बहन तकलीफ में है, पता नहीं कितने महीनों से तकलीफ में रही होगी। हम मजबूर थे इसलिए पुलिस को नहीं बता सके। और हम? अम्मा? अरे हमसे छुपाने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी बाबा? अरे अभी बोलो बाबा। बेटा वो लोग बहुत खतरनाक लगते हैं, पता नहीं नीलम उनके चंगुल में फंस कैसे गई। 23 मार्च को फोन आया था मेरे पास उनका। नीलम तुमसे मिलना चाहती है। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हें इलाहाबाद आना होगा तुरंत। वो क्या रहा है बलराम, क्यों जाना इलाहाबाद? बस तुम चलो मेरे साथ, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे बाबा ने नीलम का नाम लिया, इसलिए मैं इलाहाबाद जाने को राजी हो गया। लेकिन है कौन ये लोग? हमें नहीं मालूम, बस बोले इलाहाबाद बस अड्डे पे मिलना। पता नहीं उस आदमी ने हमें कैसे पहचान लिया, उसे हमारे नाम मालूम थे, वो हमें साथ ले गया। बलराम बिस्ती, मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था। मेरी बेटी कहाँ है? जिंदा देखना चाहते हो तो आवाज़ नीचे। हम लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी, हम लोग तो गरीब लोग हैं। नीलम को देखना है या नहीं? हाँ देखना है। तो कंप्लेन वापस लेनी होगी। समझो वापस ले ली। मुकर गए तो? अगर हमारी लड़की मिल जाए तो हम क्यों मुकरेंगे जी? कुछ शर्तें हैं हमारी। कैसी शर्तें? हमारी गलती क्या है? मेरी लड़की की गलती क्या है? फिर शुरू हो गया रोना धोना? नहीं नहीं, आप अपनी शर्त बताइए। उन लोगों ने स्टाम्प पेपर तैयार कर रखा था चेतन, और मेरी फोटो भी चिपकाई हुई थी। ये क्या है? ये दस्तावेज है।
कि तुमने अपनी मर्जी अपनी खुशी से नीलम की शादी कराई क्या? और पुलिस में झूठी कंप्लेन लिखवाई कि वो गुमशुदा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करते हो, अंगूठा नहीं लगाते हो, तो नीलम को जिंदा नहीं देख पाओगे। मार डालेंगे तुम्हारी बेटी को। सोचने का वक्त तो मांगना भी मत। अभी ये ऑफर दे रहा हूँ, कबूल कर लो, वरना कहानी खत्म। ये लो, अब मेरी बेटी मुझे दे दो। लड़की 2 अप्रैल को मिलेगी, जब हम सब संतुष्ट हो जाएंगे कि तुमने कंप्लेंट वापस ले ली। अब जुबान देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाएंगे। बेटी लौटा दो। बोला ना 2 अप्रैल को। चलो अब निकलो अपने घरों को। मुंह खोला तो हम नीलम को खोल देंगे। और एक और बात, नीलम के मिलने के बाद भी अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी ना, तो ये दस्तावेज हम कोर्ट में पेश कर देंगे और तुम्हारी ऐसी बैंड बजेगी ना कि 7 जन्मों तक याद रखो। पुलिस को गुमराह करना एक संगीन जुर्म है। हम पुलिस के पास कभी नहीं जाएंगे, बस बेटी हमारी सही सलामत लौटाए। अब उसकी सलामती तुम्हारे हाथों में है बलराम बिश्ती। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। वहाँ उनमें से एक आदमी नीलम को छोड़ने आया। हम नीलम को लेकर घर आ गए। बस इसी कारण से हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया और तुम लोग को भी। लेकिन बाबा हमें पता लगाना होगा कि दीदी के साथ क्या हुआ है, और उन लोगों के पास आपकी फोटो कहाँ से आई? हमें नहीं पता रहे। तो उस रात वाकई में आपको दीदी का फोन आया था? हाँ बेटा। अरे कुछ तो बोलो, कौन है इतनी रात गए? बाबा, बाबा। नीलम, नीलम, नीलम बेटा, कहाँ है तू? बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नीलम मेरे बच्ची, ये तो बता तू है कहाँ? बाबा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ये सब राकेश भैया ने किया है। बाबा मुझे बचा। बस अब तेरी बहन ही बता सकती है 11 महीने कहाँ थी, क्या हुआ क्या नहीं। देखो बेटा, वो अब गहरे सदमे में है। एक बार ठीक हो जाए जरूर बताएगी हम सबको। नहीं बाबा, हमें अभी के अभी पुलिस के पास चलना चाहिए। मौसा जी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। तुम मूर्खों वाली बात मत करो चेतन। सजा तुम्हारे बाबा को भी होगी। अंगूठा लगाया कोर्ट के कागज पर। देखो बेटा, पुलिस अगर उन्हें पकड़ भी लेना तो मरेंगे हम। ठंडे दिमाग से काम लो चेतन, तुम्हारी बहन लौट आई है पूरे 11 महीने बाद। हम तो मान ही बैठे थे कि दोबारा कभी चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। देखो बेटा, बस उसकी देखभाल करनी है, ठीक करना है उसे। साहब 3 दिन से पूरा बिश्ती परिवार राधेपुर में डेरा डाले हुए हैं। तेरा कोई आदमी राजेंद्र के घर पे नजर तो रखे हुए है ना? हाँ साहब, लेकिन कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन तीनों के तीनों, बलराम, चेतन और नीलम की माँ, सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है। साहब मुझे तो लगता है ये नीलम वही उस घर में है। आप धावा बोली डालो। राजेंद्र जी, बलराम जी हैं घर पर? वो तो काम पर गए हैं। बिस्ती परिवार यहाँ क्यों रुका हुआ है? जी बात क्या है? नीलम के बारे में नहीं पूछेंगे आप लोग चाहते क्या है? क्यों चेतन, तुम सब लोगों ने शेरगंज क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही सर, वो कुछ दिन के लिए आए हम यहाँ पर। सच बोलो। क्योंकि 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 नीलम दीदी वापस लौट आई है सर। और ये हमें इन्फॉर्म ना करने की कोई खास वजह? नीलम दीदी की हालत कुछ खास नहीं है सर। कुछ हमें बता नहीं रही है कि क्या हुआ, कहाँ पर थी, और हमने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला उन पर। हमें नीलम से मिलना है। हमारी बच्ची वापस आ गई है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। कृपया करके आप लोग जाइए। कंप्लेन खारिज करने के लिए ये तो लिखना पड़ेगा ना कि 11 महीने नीलम कहाँ थी। नीलम, क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कहीं भेजा था? 11 महीने कहाँ थी तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है।
बाबा थोड़े डरे हुए थे इसलिए बाबा ने कुछ बताया नहीं, और अभी भी डरे हुए। क्या बोल रहा है आपका बेटा? चेतन, तुम अब कुछ नहीं बोलोगे? साहब, हमें भी अब कुछ नहीं बोलना। देखिए, आप डरिए मत, हम आपकी मदद के लिए हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। सर हम बताते। चेतन, सर उन्होंने बाबा से स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगवाया और बाबा को ये बोलकर डरा दिया है कि अगर कुछ भी होगा आगे जाके तो उसके लिए बाबा फंसेंगे, और वो लोग नहीं, मेरी बहन। इसके साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है सर, कुछ बोल भी नहीं पा रही है वो। बाबा और मौसा जी जाकर दीदी को इलाहाबाद से छुड़ा लाए थे इस शर्त पर कि वो अपना कंप्लेंट वापस ले लेंगे। नीलम, देखो बेटा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही आपके बाबा को डरने की जरूरत है। और बेटा, बताना जरूरी है कि हुआ क्या था। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, कृपया करके आप लोग बलराम जी, आप हम पर थोड़ी कृपा कीजिए और थोड़ा भरोसा कीजिए। क्या हुआ था? कौन लोग थे? चल राकेश, नाटक खत्म तेरा। अब कौन सा नया झूठा इल्जाम लगाने आए हैं सर? बच्चे को रिश्तेदार के पास छोड़िए और तुम इसके साथ जाओ, फिर इसको भी घसीटते हुए लाना। अरे हुआ क्या है? सर बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे सर, कैसे मेरे पति में हाथ उठा रहा? सर अभी तो सिर्फ हाथ उठाए, अभी तो तुम्हारे पति का ऐसा हश्र करेंगे कि तुम पहचान नहीं पाओगी। मेरे गुस्से का फायदा उठाया राकेश ने। कहाँ लेकर गया तुम्हें राकेश? पता नहीं चला, पहले उसकी गाड़ी में, फिर बस में। अरे नीलम, यहाँ क्या कर रही हो? बैग लेकर के कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ? मैंने राकेश को सब कुछ बताया। मैं भैया बुलाती थी उसे, भरोसा था उसके ऊपर। मैं अपना सारा गुस्सा उगल गई। चेतन के साथ हुए झगड़े से मेरा माथा फिर गया था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बिल्कुल सही किया तुमने नीलम, बिगड़ गया है चेतन। अम्मा कहती है भुला दे, माफ कर दे। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी होगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे कल को किसी क्रिमिनल गैंग में भर्ती हो सकता है वो। वही तो राकेश भैया, लेकिन अम्मा पापा है कि समझने को तैयार ही नहीं है कि ये कितना सीरियस मैटर है। अरे वो सीरियस नहीं होंगे जब तक तुम सीरियस नहीं होगी नीलम। मतलब भैया? मतलब तुम गुस्से में घर से निकली हो ना, पकड़े रहो गुस्से को। एक दिन घर ही मत जाओ, तुरंत फोन ऑफ कर दो, सिम भी निकाल दो इसका। अरे करो, सोचो मत, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। और मौसी के घर भी मत जाना। तो फिर? तुम मेरे साथ चलो। अरे जरा तिल मिलाने दो इनको, सबक सीखेगा चेतन। एक तो घर में कभी चोरी नहीं करेगा और बहन पे हाथ उठाने जैसी जलील हरकत तो करेगा ही नहीं। और तुम्हारे माँ बाप भी समझेंगे कि ये कोई एवं ही बात नहीं है। अरे सब समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप घर वापस चली गई तो सब समझेंगे तुम नौटंकी कर रही हो। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे फंसाया जा रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि राकेश भैया भेड़िया निकलेगा। मैं राकेश भैया के साथ चली गई। मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे इधर आ। नीलम, ये हमारा दोस्त है प्रवीण। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह होते निकल जाएंगे। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। राकेश भैया, मुझे लगता है कि मुझे अम्मा पापा को फ़ोन कर देना चाहिए। वो परेशान हो रहे होंगे कि मैं मौसी के घर भी नहीं पहुंची। अरे यही तो हमारा प्लान था ना नीलम। तुमने अगर फ़ोन कर दिया तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। चेतन हंस देगा तुम पे और फिर से हाथ उठाएगा। इस बार 200 की जगह 2000 चुराएगा, समझ लो। जी आज रात यहीं काट लीजिए, कल सुबह चाय नाश्ता करके लौट जाइएगा। हाँ कल सुबह लौट जाएंगे। चलो दरवाज़ा खोलो। आ जाओ आओ।
राकेश भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे वापस जाना है। हम कुछ ज्यादा ही दूर आ गए ना। वैसे कौन सी जगह है ये बनारस है। तुम ठीक कह रही हो, थोड़ा दूर तो आ गए हैं, लेकिन अब इतनी रात में बस तो मिलेगा नहीं। तो काम करते हैं, कल सवेरे होते ही लौट जाते हैं। कल सुबह होते ही मैं चेतन को फोन करूंगी। हाँ, समझाऊंगी उसे कि उसे सुधरना होगा, बदलना होगा उसे। भैया, चेतन दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। हाँ हाँ, अब ये सब जो कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए तो कर रहे हैं, और क्या। मुझे भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगा ही नहीं कि पानी में कुछ मिलाया गया था। पीते ही मुझे नींद सी आने लगी, चक्कर से आने लगी। भैया, मेरा सर घूम रहा है। अरे वो तुम बहुत थक गई हो ना, इसलिए तुम्हारा सर घूम रहा है। सो जाओ, ठीक हो जाएगा। वो मेरे पास लेट गया। मैं आधी बेहोशी में भी सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमजोरी सी थी, सब धुंधला सा था। और फिर अचानक से ये क्या किया तूने राकेश? दोस्ती में मैंने तेरी मदद की, साले तूने तो कहा था ये तेरी बहन जैसी है। मैंने कितने बार मना किया, तो बोला भी नहीं, लेकिन उसने मेरी सुनी तक नहीं। छी राकेश, घिन आ रही है मुझे तुझसे। नीलम, अभी के अभी अपना बैग उठाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। नीलम, मेरी बात सुन। भैया, इसको बोल दो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर रहो। इतनी शॉक में थी से, इतनी टूटी हुई थी कि मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई बाबा या चेतन को फ़ोन करने की। कैसे बताती उन्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं फ़ोन करना चाहती तो भी नहीं कर पाती सर। मुझे अचानक से भनक लगी कि राकेश ने मेरा फ़ोन रख लिया था। ये प्रवीण, ये तुम्हें इलाहाबाद ले गया? मुझे मालूम नहीं था सर, वो मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। प्रवीण भैया पर भरोसा किया था, लेकिन वो भी राकेश जैसा निकला। दोनों की मिलीभगत थी सर। प्रवीण ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया और मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब उठी तो मैं प्रवीण के घर पर थी। मैं कहाँ हूँ? इलाहाबाद। प्रवीण भैया, मुझे घर जाना है। तेरा अपना नया घर होगा नीलम, तेरी शादी होने वाली है। शादी नहीं, मुझे शेरगंज जाना है, अम्मा पापा के पास, अपने भाई के पास। भूल जाओ उन्हें, तेरी शादी तय हो गई है। नहीं, मुझे चू तब की तो चीर के रख दूंगी तुझे नीलम। दवा खिला दो साली को, दिमाग ठिकाने पर रहेगा। नहीं, मुझे घर जाना। अरे बैठ यहाँ पे। और अनंत का केस जी, शादी करनी है किसको? हम सबको, लेकिन हनीमून पे आप सब लोग साथ में चलेंगे। कौन हो तुम लोग? हम लोग बैंड बाजा पार्टी। वैसे आपकी पार्टनर अम्बिका पटेल कहाँ है? रिसेप्शन में तो उनको भी आना पड़ेगा ना। पुलिस, नीलम के बाप ने फिर से कोई शिकायत की है तो सबूत है हमारे पास। हाँ सर, और जो कुछ भी हुआ नीलम की मर्जी से हुआ। ये देखिए सर। जिस दिन पकाने में पानी बंद हो जाए ना, इस कागज का इस्तेमाल कर लेना, समझा? तुम सब लोग थाने चलोगे, सबके दस्तखत लिए जाएंगे और अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे। अगर निशान देने की हालत में रहे तो। इस घिनौनी साजिश, इस संगीन जुर्म के हर किरदार को हमने थक लिया। प्रवीण त्रिपाठी, उसकी पत्नी नीता त्रिपाठी, पार्टनर सुधांशु सिंह और एजेंट अंबिका पटेल। पर इस साजिश का सरदार, मास्टरमाइंड था राकेश झा, जो नीलम और उसके परिवार से अच्छी तरह परिचित था। उसने नीलम के गुस्से का फायदा उठाया और उसे अगवा कर लिया। वाराणसी की रहने वाली अंबिका पटेल ट्रैफिकर थी, जिसका राकेश झा के साथ अफेयर था
और उसके जरिए राकेश प्रवीण, नीता और सुधांशु से कांटेक्ट बना पाया था। इंस्पेक्टर साहब, हमने बड़े कायदे से लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। हम तो लड़की वाले हैं, हम भी कायदे से खूब खातिरदारी करके आपको अदालत पहुंचा देंगे। एक काम करते हैं सर, कम से कम 2 हफ्ते इनकी अरेस्टिंग दिखाते ही नहीं है, इनकी जम के खिलाई पिलाई करते हैं। नीलम ने भी तो पूरे 11 महीने इन लोगों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। बनता तो है सर। 1 मिनट, जो कुछ भी हम सच सच बता देंगे, और लड़की का ऐसा भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर। राकेश ने अंबिका के जरिए नीलम को प्रवीण, नीता और सुधांशु को बेचा था। आगरा से हमने मयंक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वो नीलम का पहला खरीदार था। 3 लाख में उसने नीलम को बतौर दुल्हन खरीदा। सुन प्रवीण, नहीं जम रही है यार। कल मैं लड़की को तेरे पास वापस लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ मयंक, कुछ कर दिया क्या नीलम ने? घर का एक काम नहीं करती है। मेरी अम्मा उसे नहीं संभाल पा रही है। साली को प्यार से समझाया, बेल्ट से समझाया, सुनती नहीं है कमीनी। देख, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बला। तू मेरे पैसे रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ कल। वाह, अच्छा मजाक कर रहा है। 4 महीने जम के इस्तेमाल किया तूने उसे। अरे कौन सा पूरे 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ यार। कम से कम 50% तो वापस दे दे। साहब नाक में दम कर दिया था उसने साहब, तो हमें उसे वापस लेना ही पड़ा। मयंक को पूरे 3 लाख लौटाने पड़े। फिर किसे बेचा नीलम को? इस भूषण शर्मा को? भूषण के साथ सिर्फ 2.5 लाख की डील की। बेचा 2.5 लाख में बेचा, समझा? बेचा बोल रहा है तो बेचा बोल दीजिए साहब, लेकिन अचानक से उसने कांड कर डाला साहब। नीलम ने अपने बाप को फोन कर दिया। कह रही मेरे फोन से अपने बाप को फोन कर दिया। क्या? मैंने बोला था तुझे दवाई टाइम टू टाइम दे, थप्पड़ टाइम टू टाइम लगा, और फोन दूर रख उससे हर टाइम। अरे यार, सब कुछ वैसे हो रहा है, बस कल रात में अपना फोन लॉक करना भूल गया। सुन भाई, इसे वापस ले जा, मुझे इस मुसीबत में नहीं फंसना है। इंसान है, कोई चीज नहीं है कि दुकान पे जाके वापस लौटा दूं इसे। देख प्रवीण, मैं ये घर और ये नौकरी सब कुछ बदल रहा हूँ, नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर तू इसे वापस नहीं लेगा ना, तो मैं कहीं भी जाकर छोड़ दूंगा। अरे मत, तू एक काम कर, तू मेरे पास ले आ, मेरे पास ले आ। फिर से? तो लेने के देने पड़ गए। बस अब इस बार इसको रीसेल में नहीं डालते प्रवीण। तो फिर क्या करना है? सुधांशु सही कह रहा है प्रवीण, उसको रीसेल में मत डाल, वापस कर देते हैं उसे। क्यों, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई क्या? अरे उसने फ़ोन करके अपने बाप को मेरा नाम दे दिया है। भाई यार, अब क्या करें? अब क्या, शामत की तैयारी करूं? 2 दिन से पुलिस वालों ने जो क्लास लगाई है मेरी, जैसे तैसे निकला हूं लॉकअप से। और तू अब बता रहा है मुझे? अभी घर पहुंचा हूं थाने से। सुन, हमसे मर्डर वर्डर नहीं होगा, तू देख ले तुझे जो करना है। अरे अभी तो पुलिस को घुमाने की मैंने पूरी कोशिश की है। बोला है कि लड़की का बाप ही है इन सबके पीछे। एक काम करते हैं, लड़की को वापस कर देते हैं। और उसने मुंह खोल दिया तो? उसके बाप ने मुंह खोल दिया तो? अरे कोई मुंह नहीं खोलेगा, न लड़की न लड़की का बाप। एक आइडिया है। स्टैम्प पेपर का आइडिया? हाँ साहब, ओ राकेश ने नीलम के बाप का फोटो भेजा हमारे पास। और बलराम रिश्ते को तू फोन करता था दूसरे नंबर से? हाँ साहब, फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। ये भूषण शर्मा कहाँ इस वक्त? वो फरीदाबाद में साहब। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे सर? सर मेरा गुनाह क्या है सर? सर मैंने बाकायदा शादी किया है उससे सर। 2 दिन बाद हमने भूषण शर्मा को गिरफ्तार किया और इस केस का आखिरी गुनहगार हमारी हिरासत में आ गया। साहब, आप एक बार स्टैम्प पेपर पढ़ तो लो, ऊपर से हमने लड़की को वापस भी कर दिया है। साहब मैं पटना में जॉब करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अब क्यों आया है? लक्ष्मण केवट का फोन आया था, जिसने कॉलेज में मेरी जगह ले ली है। बोला कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे थे, पर अब नहीं। तू जा सकता है। ए सुन, इधर आ। ये तो लड़कियों को अब भी घूरता है या कुछ सीख गया है? साहब मैं गलत इरादे से कभी किसी लड़की को नहीं देखता। ये आंखों की कमजोरी कह लीजिए या दिमाग की कमजोरी, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नीलम मैडम को गलत नजर से नहीं देखा। बेकार में नौकरी गई, बदनामी हुई वो अलग से। आगे से ध्यान रखना। अभी जा। राकेश झा की इस हरकत से बिश्ती परिवार को बुरी तरह झटका लगा।
राकेश पर उन सबका पूरा भरोसा था। नीलम का परिवार पूरी तरह उसके साथ है और उसे हर किस्म का सहारा दे रहा है ताकि वो इस हादसे को भुलाकर फिर से सामान्य जिंदगी बसर कर सके। नीलम ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, इस दृढ़ इरादे से कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं, सिर्फ आगे देखेगी। नीलम की मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात का पुष्टिकरण किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, पर बेहोशी की दवाइयां पिलाने का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक नीलम का मेडिकल करवाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके ब्लड स्ट्रीम में उन दवाइयों के अंश नहीं मिले। सारे आरोपियों में केवल नीता त्रिपाठी की जमानत हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमने बलराम के दस्तखत वाले स्टैम्प पेपर्स भी बरामद कर लिए, जो एकमात्र कानूनी दस्तावेज था जो यह सिद्ध कर रहा था कि नीलम बिश्ती की भूषण शर्मा के साथ शादी हुई थी। अब यह दस्तावेज नीलम के साथ हुए अत्याचारों का सबूत साबित होगा और उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा। किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, फिर चाहे वो व्यक्ति कितनी भी अच्छी तरह परिचित क्यों ना हो। परिवार के किसी सदस्य पर भले जितना गुस्सा हो, पर इस भ्रम में कभी ना रहें कि कोई बाहर वाला आपके गुस्से को बेहतर समझेगा या आपके हालात सुधार पाएगा। नहीं, फैमिली फैमिली होती है। टीनेजर्स, युवाओं, आपकी उम्र ऐसी है जब गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उमड़ता है और घर से भाग जाने का ख्याल आए दिन आता है, पर उस ख्याल को ख्याल तक ही सीमित रखें, उसे अमल में लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ कोई मतभेद हो तब भी किसी बाहर वाले व्यक्ति पर परिवार से ज्यादा भरोसा कभी ना करें। कल रविवार यानी 27 मई को क्राइम पेट्रोल सतर्क का टेलीकास्ट नहीं होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।